गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बात करते हैं कोरोना वायरस के बारे में, क्योंकि कोरोना वायरस इस समय बिल्कुल हाहाकार मचा के रखा हुआ है। तो कोरोना वायरस किसी भी व्यक्ति को कैसे मारता है, किसी व्यक्ति को कैसे इन्फेक्टेड करता है और बॉडी में जाने के बाद क्या क्या एक्टिविटीज़ या सिम्टम्स शो करता है, उसके बारे में जानेंगे। तो कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, बिल्कुल गोल आकृति का होता है। इसके ऊपर कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको कि स्पाइक्स प्रोटीन कहा जाता है, और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स पाए जाते हैं, जिसको कि आरएनए के नाम से जाना जाता है। जो स्पाइक्स प्रोटीन है, कोरोना वायरस का एक तरह का चाबी है। जैसे किसी ताले को खोलने के लिए हमें चाबी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी तरह से कोरोना वायरस की जो स्पाइक्स प्रोटीन है, यही सबसे डेंजरस होता है। और एक तरह की चाबी मानिए कि एक तरह की कोरोना वायरस की ये चाबी है। अब ये चाबी जिस ताले में लग जाएगी, वहाँ का दरवाज़ा खुलेगा और उस दरवाजे से होता हुआ कोरोना वायरस जो है एंट्री कर जाएगा। तो इतना आप याद रखिएगा कि स्पाइक्स प्रोटीन एक तरह की चाबी है। अब ये चाबी को ये कहाँ यूज करता है, आगे हम लोग जानेंगे। जैसे जब किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस हो जाता है, किसी भी व्यक्ति को कोरोना वायरस इन्फेक्शन दे देता है, यूँ कहें कि कोरोना वायरस का जो पेशेंट होता है, जब वो खांसता है तो खांसने के दौरान उसके मुंह से जो सलाइवा ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वो 3000 होती हैं। यानी खांसने के दौरान 3000 सलाइवा ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, और जब छींकता है तो छींकने के दौरान 40,000 ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। और ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो 300 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से निकलती हैं, 1 मीटर की दूरी तक जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि 1 मीटर या 2 मीटर की दूरी बनाने की बात इसलिए की जाती है। दूसरी बात कि जो कोरोना वायरस की जो ड्रॉपलेट्स हैं, एक ड्रॉपलेट्स में यानी थूक के एक बूंद में 20 लाख कोरोना वायरस पाए जाते हैं। अब बात ये करते हैं कि क्या कोरोना वायरस हवा से भी लोगों को इन्फेक्शन करता है, इन्फेक्शन देता है? क्या हवा के माध्यम से भी कोरोना वायरस फैलता है? तो इसके लिए इस प्रश्न के 2 उत्तर हो सकते हैं। पहला हाँ और दूसरा ना। हाँ इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस जब इंसान छींकता है या फिर खांसता है, तो जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वो एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर जा कर के बैठ जाती है। जब उसके ऊपर बैठ जाती है तो वो 2 से 3 घंटे तक वो एक्टिव अवस्था में पाई जाती है। और उस दौरान जब कोई इंसान आता है और उसको बाई चांस इनहेल कर लिया नोज़ या माउथ के माध्यम से, तो कोरोना वायरस उसको इन्फेक्टेड कर देता है। और दूसरी बात, जब बाई चांस यदि कोरोना वायरस एयर के ड्रॉपलेट्स पे नहीं बैठ पाता है तो वो जाके सरफेसेस पे गिर जाता है। सरफेस पे जब जाके गिरता है, ज़मीन पे गिरता है या किसी अन्य जगह जा कर के वो गिर जाता है, उस दौरान यदि वो ग्लास पे गिरता है, कांच के टुकड़े पर गिरता है या कांच पे गिरता है, तो वहाँ पे 96 घंटे 96 आवर तक वो एक्टिव रहता है। और प्लास्टिक या स्टील पे अगर वो पड़ता है तो वहाँ पे 72 आवर्स यानी 72 घंटे तक एक्टिव रहता है, इन्फेक्शन दे सकता है। इसके अलावा कार्डबोर्ड पर 24 घंटे तक एक्टिव रखता है, ETC एक्सेट्रा। अन्य जगहों पे वो इतने टाइम तक वो एक्टिव रहता है, यानी इन्फेक्शन देने के चांस में रहता है। इसके बाद बात करते हैं क्या कोरोना वायरस हवा के माध्यम से, एक जगह से हवा के माध्यम से उड़ता गया और किसी अन्य जगह जाकर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन दे सकता है? तो बिल्कुल नहीं दे सकता है, क्योंकि हवा के द्वारा ये एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जा सकता है। क्योंकि साइंटिस्ट को अभी तक इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि कोरोना वायरस जो है हवा के माध्यम से वो जाए और किसी अन्य जगह जाके किसी दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन दे दे। तो ये हवा के माध्यम से नहीं फैलता है। अब जब ये कोरोना वायरस हमारे लंग में प्रवेश करता है तो सबसे पहले हम लंग के स्ट्रक्चर्स को समझते हैं कि लंग का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये जो लंग होता है, जो फेफड़ा होता है, इसमें जो ये आकृति दिख रही है इसको विंड पाइप कहते हैं। विंड पाइप आगे जाकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसको कि ब्रांकाई कहा जाता है। ये ब्रांकाई आगे जाकर के कुछ और ब्रांच में डिवाइड हो जाती हैं, जिसको कि ब्रांकियोल्स कहा जाता है। ये ब्रांकियोल्स आगे जाकर के एक गुब्बारे नुमा संरचना में, एक थैलेनुमा संरचना में जाके खुलते हैं, जिसको कि एल्वियोलाई कहा जाता है। एल्वियोलाई में बहुत सारी पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज से घिरा होता है। हमारे लंग के अंदर जो एल्वियोलाई होती हैं वो 60 करोड़ के आसपास एल्वियोलाई हमारे लंग के अंदर पाई जाती हैं। अब जब कोरोना वायरस
हमारे लंग के अंदर पहुंच जाता है, तो लंग में जाने के बाद जब वो सेल्स के पास जाता है, सेल्स के अंदर एंट्री करना चाहता है, और सेल के अंदर एंट्री करना चाहता है तो हम जानते हैं कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। सेल हमारे शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब सारा खेल इस सेल के अंदर घुसने का है। यदि कोरोना वायरस इस सेल के अंदर किसी तरह से अगर एंट्री कर जाएगा तब जा कर के वो हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो अब ये कोरोना वायरस लंग के सेल्स को ही क्यों इन्फेक्टेड करता है? हमारे शरीर में बहुत सारी सेल्स हैं, आँख है, स्किन है, ब्रेन है, हार्ट है, यानी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ छोड़ करके सिर्फ़ और सिर्फ लंग के सेल्स को ही क्यों इन्फेक्टेड करती है, क्यों इन्फेक्शन देती है? इसके पीछे का रीज़न समझते हैं। जैसे ये जो लंग की सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया और इसके अंदर जो भी मटेरियल्स हैं इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये है न्यूक्लियस। जब कोरोना वायरस हमारे सेल के पास आता है या सेल के ऊपर आता है तो यह इसके अंदर एंट्री करना चाहता है। हमारे जो सेल्स है वो एक बाउंड्री वाल से घिरी होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, यानी इसको अर्धपारगर्भ में झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। अब इस सेल की खासियत ये है, या भी यूँ कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन या अर्धपारगर्भ में झिल्ली का फंक्शन ये होता है कि ये अपने अंदर हर एक चीज़ को नहीं एंट्री अलाउ करती है। ये कुछ खास चीज़ों को ही अपने अंदर आने देती है और जाने देती है। जैसे कि पोषक तत्व हो गए, विटामिन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गया, उन्हीं को ये अपने अंदर आने देती है। और इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं उसको ये इससे बाहर जाने देती है। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो इसके लिए यूज़फुल प्रोडक्ट हैं वो अंदर आएंगे और जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर चले जाते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ सेल मेम्ब्रेन इस सेल के अंदर नहीं आने देती है। फिर कोरोना वायरस कैसे एंट्री कर जाता है? कोरोना वायरस इस तरह से एंट्री करता है क्योंकि लंग के सेल के अंदर H2 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। H2 रिसेप्टर्स यानी इसके ऊपर इस तरह से H2 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये H2 रिसेप्टर सिर्फ और सिर्फ लंग के सेल में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा किसी भी ऑर्गन्स के सेल्स के अंदर H2 रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते हैं। अब हमने आपको बताया था कि कोरोना वायरस की जो स्पाइक्स प्रोटीन है, ये एक तरह का चाबी है, और ये जो चाबी है ये H2 रिसेप्टर्स में ही जाके फिट हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि H2 रिसेप्टर वह ताला है जिसमें कोरोना वायरस के स्पाइक्स प्रोटीन की जो चाबी है वो जाके इसमें फिट हो जाती है और दरवाज़ा खुल जाता है और कोरोना वायरस एंट्री करके अंदर पहुंच जाता है। तो कोरोना वायरस का जो स्पाइक्स प्रोटीन है वो सेल के H2 रिसेप्टर से आकर के चिपक जाता है और सेल इसको एंट्री अलाउ कर देती है और कोरोना वायरस सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब सारा खेल यहाँ से शुरू हो जाता है। अब असली खेल यहाँ से चालू हो जाता है। अब इसके अंदर जब सेल एंट्री करती है तो अब क्या होता है? जब ये सेल अंदर जब कोरोना वायरस सेल के अंदर एंट्री कर जाता है तो वो अपने RNA मटेरियल्स को, जेनेटिक मटेरियल्स को रिलीज़ कर देता है, और ये जो है जो सेल्स का जो राइबोसोम्स है वो कोरोना वायरस की फ़ोटोकॉपी बनाना प्रारंभ कर देता है। ये कोरोना वायरस की हज़ारों लाखों कापियाँ बनाना शुरू कर देता है, और जब इसके अंदर कोरोना वायरस की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो ये सेल जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी फट जाती है, किसी अन्य कारणों से भी फट जाती है, और जितने के जितने कोरोना वायरस हैं वो सब पूरे लंग्स में फैल जाते हैं। जब कोरोना वायरस की संख्या हमारे लंग्स में के सेल्स में अधिक हो जाती हैं या फिर लंग में अधिक हो जाती हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में होता ये है कि हमारे शरीर का
जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर कोरोना वायरस से वो फाइटिंग करना शुरू कर देता है, यानी उससे लड़ने लगता है। यानी कोरोना वायरस को हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो कोरोना वायरस से लड़ता है, कोरोना वायरस से लड़ना शुरू कर देता है। इस दौरान जो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम के अलावा जो एडवांस इम्यून सिस्टम है, या कह सकते हैं एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, वो भी एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। और जब एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है तो जो एंटीबॉडी होती हैं ये कोरोना वायरस के स्पाइक्स प्रोटीन के ऊपर, ये स्पाइक्स प्रोटीन है, स्पाइक्स प्रोटीन के ऊपर जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडी बनाता है वो जा कर के स्पाइक्स प्रोटीन के ऊपर चिपक जाती हैं। ये स्पाइक्स प्रोटीन के ऊपर, ये स्पाइक्स प्रोटीन के ऊपर जो एंटीबॉडीज़ है वो आ कर के इसको चिपक जाती है और इसको फिर डीएक्टिवेट कर देती है, इसको डीएक्टिवेट कर देती है, इसको ये जो है नष्ट कर देती है। अच्छा, इस दौरान क्या होता है? इस दौरान हमारे शरीर के बॉडी के टेम्परेचर को हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे कि कोरोना वायरस को मारा जा सके, या फिर शरीर की सेफ्टी के लिए या कोरोना वायरस को मारने के लिए हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। अब क्या होता है, जब हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है तो एंटीबॉडी जाके कोरोना के स्पाइक्स प्रोटीन से चिपक जाती हैं। इस दौरान हमारे शरीर का जो मैक्रोफेज ये एक तरह का WBC वाइट ब्लड सेल्स है, जो कि इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, ये एक्टिवेट हो जाता है और इस कोरोना वायरस को खा जाता है। यानी जिस कोरोना वायरस को एंटीबॉडीज़ डीएक्टिवेट करती हैं उसको जो मैक्रोफेज है, एक तरह का ये वाइट ब्लड सेल्स है, इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, ये इसको खा जाता है। और इस दौरान क्या होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है, बढ़ जाता है, जिसको कि हम फीवर के नाम से जानते हैं। अब आप ये कहेंगे कि एंटीबॉडीज़ जो इम्यून सिस्टम है कोरोना वायरस को मारने के लिए एंटीबॉडीज़ शुरू में ही क्यों नहीं रिलीज़ कर दिया? जब पहला कोरोना वायरस हमारे सेल में एंट्री मारा उसी समय हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बना देना चाहिए था, ताकि कोरोना वायरस की संख्या अत्यधिक मात्रा में हमारे बॉडी में या लंग में न बढ़ सके। तो इसमें ये होता है क्योंकि हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो कोरोना वायरस के स्पाइक्स प्रोटीन को, कोरोना वायरस की जो ये स्पाइक्स प्रोटीन है इसको समझता है, इसको रीड करता है कि इस स्पाइक्स प्रोटीन को डीएक्टिवेट करने के लिए किस प्रकार की एंटीबॉडीज़ हमको बनानी है, उसको रीड करता है, समझता है, पहचानता है और इसलिए उसको एंटीबॉडीज़ बनाने में ज़्यादा समय लग जाता है, या यूँ कहें कि ज़्यादा समय बीत जाता है। और जब सब बढ़िया से इसको रीड कर लेता है, समझ लेता है, इसके बाद तो एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है और कोरोना वायरस के स्पाइक्स प्रोटीन से पे जाके एंटीबॉडी चिपक जाती हैं और इसको फिर डीएक्टिवेट कर देती हैं। अब बातें करते हैं कि जो ये कोरोना वायरस जब हमारे बॉडी में एंट्री करता है तो उसके सिम्टम आने में, या यूँ कह सकते हैं कि कोरोना वायरस जब बॉडी में एंटर करता है तो वो 2 से लेकर 10 दिन तक वो इंक्यूबेशन पीरियड में रहता है। यानी बॉडी में तो रहेगा लेकिन आदमी नॉर्मली वो अपना सारा कार्य करता रहेगा, उसको एहसास नहीं होगा, क्योंकि वो 2 से लेकर के 10 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड में रहता है। यानी जो कोरोना होता है सेल के अंदर एंट्री कर जाता है, लेकिन वहाँ पे वो अपनी संख्याओं को बढ़ाता रहता है और हमको पता नहीं चलता। इस दौरान हम चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, किसी तरह कोई फीलिंग नहीं आती है। अब यदि आप इतना समझ गए होंगे तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि हमारे बॉडी में जब वैक्सीन जाती है तो वो क्या करती है। जब वैक्सीन हमारे बॉडी में एंट्री करती है तो वो जब वैक्सीन हमारे सेल के अंदर एंट्री कर जाती है तो वो जा कर के हमारे सेल के अंदर जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स को, या यूँ कहें कि एंटीबॉडीज़ या इम्यून सिस्टम को ये जाके बताती है कि कोरोना वायरस
के जो स्पाइक्स प्रोटीन हैं उसको नष्ट करने के लिए तुम्हें इस तरह के एंटीबॉडीज़ को निर्माण करना है। यानी ये कह सकते हैं कि जो वैक्सीन है जब हमारे बॉडी में जाती है तो हमारे इम्यून सिस्टम को ये बताती है कि भविष्य में तुमको इस तरह का वायरस मिलने वाला है और इसको मारने के लिए तुमको इस तरह के एंटीबॉडीज़ का निर्माण करना है। और जैसे ही जब ये वायरस हमारे बॉडी में एंट्री करता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इस स्पाइक प्रोटीन को नष्ट करने के लिए उस तरह का एंटीबॉडीज़ निर्माण करने लगती है और कोरोना वायरस को वो नष्ट कर देती है। अब एक चीज़ और समझते हैं कि जो यंग लोग हैं वो कोरोना से जल्दी रिकवर हो जा रहे हैं, जबकि बुज़ुर्ग लोग या जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो जल्दी कोरोना से रिकवर नहीं हो पा रहे हैं और जल्दी उनकी डेथ हो जा रही है। तो उसमें क्या कंडीशन है, जो यंग पर्सन है उनके बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होने की वजह से वो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो अधिक से अधिक एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है और कोरोना वायरस को नष्ट कर देता है या ख़त्म कर देता है। जबकि जो ओल्ड पर्सन की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वह वीक होता है, जिसकी वजह से वो अधिक से अधिक मात्रा में एंटीबॉडीज़ का निर्माण नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है और उनकी डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं कि हमारे बॉडी में ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, यानी सांस क्यों फूलने लगती है, उसके पीछे क्या रीज़न है। जैसे जब कोरोना वायरस से हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम लड़ता रहता है और हमारे लंग की जो सेल्स हैं उसके अंदर कोरोना वायरस की संख्या बढ़ने की वजह से वो डिस्ट्रॉय होती रहती हैं, यानी सेल के डिस्ट्रॉय होने की वजह से और इम्यून सिस्टम का कोरोना वायरस के लड़ने की वजह से क्या होता है कि हमारे लंग में पस का फॉर्मेशन होने लगता है, पस का निर्माण होने लगता है। और ये पस जो है पस जा कर के हमारे फेफड़े के एल्विलाई में जा कर के यहाँ पे ये लेयर बनाने लगती हैं, या फिर यूँ कह लें कि एल्विलाई में जा कर के वो इकट्ठा होने लगती हैं। एल्विलाई का फंक्शन क्या है, एल्विलाई क्या करता है, एल्विलाई ये करता है कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन इसमें आती है और यहाँ से वो फ़िल्टर हो कर के हमारे पूरे बॉडी में फैल जाती है। और जो ऑक्सीजन आती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैपिलरीज़ के माध्यम से छन करके आती है और वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। यूँ कह सकते हैं कि जो एल्विलाई है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करने का कार्य करती है, यानी यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। जब इसके अंदर पस आकर के इकट्ठा हो जाती हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होने का जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, बाधित हो जाती है, जिसके वजह से ब्रीथिंग में प्रॉब्लम प्रारंभ हो जाती है, व्यक्ति की सांस फूलने लगती है। एल्विलाई क्या करता है, एल्विलाई में जब हवा आती है, ऑक्सीजन आती है तो ये फूल जाता है, इन्फ्लेट कर जाता है, और जब हवा निकल जाती है तो वो डिफ्लेट हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि एल्विलाई में ऑक्सीजन आती है तो कैपिलरीज से छन करके वो हमारे लंग तक हार्ट में पहुंच जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे छन करके ये जो है बाहर निकल जाती है। जब इंसान छींकता है या फिर खांसता है तो जो फ्लाइवर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं उसमें 98% वाटर होता है। इसलिए कोरोना वायरस जो होता है वो पानी से नहीं मरता है। अगर पानी से मर रहा होता तो सलाइवा में ही मर जाता है या फिर सलाइवा ड्रॉपलेट्स में ही मर जाता है। जो साबुन है या फिर कह सकते हैं कि जो सैनिटाइज़र है वो क्या करता है कि वो कोरोना वायरस का जो आउटर लेयर है, कोरोना वायरस की जो ये आउटर लेयर है उसको नष्ट कर देता है। साबुन और सैनिटाइज़र कोरोना वायरस की इस आउटर लेयर को नष्ट कर देता है, जिससे कोरोना की वो जो है डेथ हो जाती है, कोरोना यूँ कहें कि समाप्त हो जाता है। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।